हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा भर्ती 2021 संविधान के टॉप 500 क्वेश्चन में आज हम लोग सेट नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले सेट नंबर 1 मैं करा चुका हूं, जिसका लिंक नीचे मिल जाएगा, ज़रूर देख लीजिएगा। सेट नंबर 2 आने में इसलिए डिले हो गया या लेट हो गया क्योंकि इसी बीच मुझे कोविड-19 हो गया था और कोविड-19 होने के कारण मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया क्योंकि गला में इन्फेक्शन हो गया था। ठीक, लेकिन अब आपको लगातार वीडियो आते रहेंगे। मैं आपको बता दूँ कि जो मैं ये 500 क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसका आपका डायरेक्ट एग्जाम में लाभ होने वाला है अगर ये कंटिन्यू आप सीरीज देखते हैं तो। सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रीलिम्स में 13 से 14 क्वेश्चन आपके संविधान और शासन से आता है, वैसे ही आप देखिएगा मेंस में भी 13 से 15 क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों में आपका यूज होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन देखिए और अपना स्कोर भी बताइएगा, और सारा ऑप्शन देखकर ही आप क्वेश्चन अपने मन में टिक लगाइएगा, फिर मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। और लास्ट में मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी लिया हूं, हर वीडियो में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मैं कराते चलूंगा कि आपको वीडियो खत्म होते होते सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी संविधान का खत्म हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 जनगणना के पर आधारित है। अभी तक जो लोकसभा के सीट है ये 1971 के जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? मीन्स की आपको 1971 में तो ये बता दिया गया कि यहाँ इतना लोकसभा सीट है, जैसे बिहार में 40 लोकसभा सीट है, अलग अलग राज्यों में बता दिया गया। ठीक, उस समय जो 1971 में बताया गया था वो बिहार में 40 ही नहीं बताया गया था, उस समय बिहार और झारखंड दोनों एक थे तो सीटों की संख्या ज़्यादा था। ठीक, 1971 में ये लेकिन निर्धारित किया गया था। लेकिन यह कब तक? तो ये 2026 तक। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सारा देख लीजिए आप, ये आपको 2026 तक यथावत रहेगा, ये याद रखिएगा। पहले का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा यहाँ पर। सबसे पहले मैं बता दूं, बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है, विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है, और लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है, और राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है बिहार में। ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। बिहार में जिलों की संख्या 38 है, ये भी याद रखिएगा। बिहार की राजधानी पटना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकृति में न्याय संगत है? ये बताना है कि कौन सी प्रकृति में न्याय संगत है, मीन्स कि इसके उल्लंघन पर आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। ये आपके सामने ऑप्शन है। ठीक, आपके सामने सभी ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले ऑप्शन देखिए और उसके बाद ही क्वेश्चन लगाइए, तो आप सभी लोगों को पता है कि न्याय संगत में कौन है, तो यह मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट, जो कि संविधान के भाग 3 में दिया गया है। इसे संविधान का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। और ये आपको याद रखिएगा, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल आपको 35 तक देखिएगा, अभी 6 मौलिक अधिकार आपको मिलने वाले हैं। पहले ये 7 मौलिक अधिकार थे, ये भी ध्यान में रखिएगा, लेकिन अभी 6 मौलिक अधिकार मिलेंगे। और ये अगर मौलिक अधिकार का आपका उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत सीधे आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जो कि रेट जारी करता है 5 सुप्रीम कोर्ट, और आपका जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, उसके हनन करने से बचाता है। ठीक, तो ये न्याय संगत कौन है? मौलिक अधिकार। और आर्टिकल 226 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं? तो ये आपको हाई कोर्ट जा सकते हैं। अलग अलग अपने जो राज्यों में हाई कोर्ट है तो अपने वहाँ भी जा सकते हैं अगर आपका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो। ठीक, तो ये याद रखिएगा। दूसरे के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ये मौलिक अधिकार का जो चैप्टर लिया गया है भारत में, ये बिल ऑफ राइट्स जो अमेरिका है, यूएसए के संविधान से लिया गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति संवैधानिक आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? संवैधानिक आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। राष्ट्रपति जो है ये 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल 252 के तहत, जो कि अभी तक 3 बार लग चुका है। ठीक, एक आपको आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति संवैधानिक आपातकाल की, मीन्स की किसी राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रपति संवैधानिक आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो आर्टिकल 356 के तहत, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। और आर्टिकल 360 के तहत क्या कर सकता है? तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति। तो यहाँ पर तीसरे के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद मैं ऑप्शन दिखा रहा हूँ आपको। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और इसे एक साधारण कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है? ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा जाता है, अब दिमाग में आंसर आप सोच लिए होंगे कि कौन से मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक, तो आपके सामने ऑप्शन है, देख लीजिए। देखिए, इसमें से आप देखिएगा, हमारे जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन आप देखिएगा 1978 में 44वें संविधान संशोधन कर उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, ये एक लीगल राइट बन गया, लीगल राइट बन गया, और इसे आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। ठीक, लीगल राइट बनाकर, तो अब संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, अभी 6 मौलिक अधिकार हैं, ये ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक को कितने वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है? देखिए, आंसर अगर आप देख लेते हैं तो आंसर आप मत सोचिए, मतलब अपने दिमाग में ही सोचा कीजिए। ठीक, क्योंकि आंसर गलत भी हो सकता है, जो मैं बता रहा हूँ वही सही होगा। भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक को कितने वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है? ठीक, तो कैग जो होते हैं, जिसे आपको कैग भी बोला जाता है, जो इनकी नियुक्ति किया जाता है कैग के अध्यक्ष की, ठीक, तो वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और इनके कार्यकाल के बारे में पूछ रहा है कितने वर्षों का, या तो इनका 6 वर्ष काम करेंगे। ठीक, या आपको यहाँ पर 6 वर्ष काम करेंगे, या आपको यहाँ पर याद रखिएगा 6 वर्ष देता है कहीं कहीं,
तो ये यही आंसर होगा आपका, कहीं कहीं नहीं, आंसर भी यही आपका होना चाहिए। तो इसमें आंसर क्या होगा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कितने वर्षों के नियुक्त किए जाते हैं, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से कोई भी एक पहले हो जाए, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। तो 5 का आंसर डी हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस देश का लिखित संविधान नहीं है? किस देश का रिटन आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लिखित संविधान नहीं है, ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन सबसे पहले देख लिया कीजिए, तभी क्वेश्चन का आंसर अपने मन में सोचा कीजिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि सबसे पहला जो लिखित संविधान था वो था संयुक्त राज्य अमेरिका का, और सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है ये है हमारे भारत का। विस्तृत और बड़ा सबसे लिखित संविधान जो है ये भारत का है। अगर हम बात करें कि अलिखित संविधान किसका है, एक्ट पास कर करके बस वही एक्ट के अकॉर्डिंग काम होता है, उसको कंपाइल नहीं किया गया है, इसकी एक आपको दस्तावेज नहीं बना दिया गया है कंपाइल करके, जैसे हमारा संविधान है, तो वो आपको यूनाइटेड स्टेट दिखिएगा, इसकी यूनाइटेड स्टेट नहीं, यूनाइटेड किंगडम दिखिएगा, माफ कीजिएगा, यूनाइटेड किंगडम, जिसे यूके बोला जाता है, जिसे ग्रेट ब्रिटेन लंदन बोल सकते हैं, जहां से संसदीय प्रणाली हम लोगों का लिया गया है। वो वहां पर क्या है कि एक्ट पास कर करके कोई भी नियम बनाकर कार्य किया जाता है, वो सभी चीज को कंपाइल नहीं किया गया है, आपको एक बात ध्यान में रखिएगा। तो वहां का एक आपको रिटन संविधान नहीं है। मिस कहने का मतलब ये आंसर क्या हो जाएगा, इसका 6 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एक्ट भी होता है तो वो रिटेन ही होता है, लेकिन एक बात यहाँ संविधान की होता है। संविधान क्या होता है आप देख लीजिए, कोई भी संविधान जो होगा, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का छोटा संविधान है और सबसे पुराना लिखित संविधान है, ठीक, तो वहां पर देखिएगा वो पूरा संविधान कंपाइल है। जैसे हमारा संविधान देखिएगा, भारत का ही संविधान पूरा संविधान कंपाइल, उसमें पाठ, उसमें अनुच्छेद सब चीज दिए हुए हैं, लेकिन ऐसे ब्रिटेन के जो संविधान है उसमें प्रावधान नहीं है, वो समय समय पर एक्ट पास कर वो आपको कानून बनाकर वैसे काम किया जाता है। ठीक, तो इसका आंसर याद रखिएगा, कभी भी पूछा जाता है तो। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत के ने किस देश के संविधान से न्यायिक समीक्षा की अवधारणा ली है? न्यायिक समीक्षा की अवधारणा संविधान किस देश के संविधान से लिया गया है भारत में, यह ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो न्यायिक समीक्षा, देखिए न्यायिक समीक्षा जो लिया गया है अवधारणा, यह लिया गया है हमारा यूएसए जिसे अमेरिका भी बोला जाता है, यहां से लिया गया है भारत में। ठीक, तो यूनाइटेड स्टेट्स हो जाएगा, यहां पर देखिए, यहां पर होगा यूनाइटेड स्टेट्स आंसर। ठीक, तो 7 के आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर डी हो जाएगा। देखिए यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट देता है तो आदमी यूनाइटेड देखकर ही जल्दी से लगाकर चल देते हैं, तो जो कि वहां पर कंफ्यूज हो जाएगा, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा आते हुए भी। न्यायिक समीक्षा या फंडामेंटल राइट, ये सब जो भी लिया गया है ये आपको यूनाइटेड स्टेट में इसकी यूएसए से लिया गया है। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका भी जिसे बोला जाता है। तो 7 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 के आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर किस अनुच्छेद को संविधान का दिल या आत्मा द्वारा संदर्भित किया करते थे? इसके ये संविधान की आत्मा भी इन्हें निरूपित करते थे, ये किसे आपको बताना है। तो यहाँ पर अब जब देखिए फंडामेंटल राइट का जब भी आपको देता है या फंडामेंटल राइट का कोई आर्टिकल देता है तो उसी में आप कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक, देखिए ये जब कह रहा है कि संविधान के आपको दिल या आत्मा को संवर्धित किए हैं आपको कौन, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसे संविधान के पिता भी बोला जाता है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं ये। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिएगा ये आर्टिकल 32 को बोलते थे, क्योंकि आर्टिकल 32 के क्या होता है, आर्टिकल 32 को क्यों बोलते थे, क्योंकि आप देखिएगा कि अगर आपका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो वो तो न्याय संगत है, आप उसको बहाल करने के लिए आर्टिकल 32 का ही उपयोग करते हैं। ये आर्टिकल 32 भी एक प्रकार का मौलिक ही अधिकार है, ठीक, जो कि आपको मौलिक अधिकार के जो हनन होता है उसको रोकता है, और इसका ही उपयोग कर 5 रिट जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और आपके जो अधिकार है उसे बहाल किया जाता है। ठीक, इसे ही आपको संविधान की आत्मा कहते थे कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 8 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संगठन भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशन आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन है, और हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाते हैं, तो 24 अक्टूबर को, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संगठन भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में 3 आपको सूची दिया गया है, एक तो संघ सूची है, एक राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची है। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ये किस में डाला गया है, ये डाला गया है संघ सूची में, ये संघ का विषय संघ सूची में डाला गया है, ये ध्यान में रखिएगा। तो 9 के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार दुकानों, स्नान घाट, होटल इत्यादि के लिए बराबर पहुंच शामिल है? मीन्स कि आप कहीं भी जा सकते हैं, आप पोखरा हुआ या नदी घाट हुआ या आप होटल हुआ, कहीं आप जा सकते हैं बिना भेदभाव का, बिना लिंग, बिना आपका जाति, बिना आपका रंग कलर, ये सब के भेदभाव के आप बिना जा सकते हैं वहाँ पर। ये आपको कौन से मौलिक अधिकार आपको देता है कि आपको कोई भी रोक टोक नहीं करेगा? ठीक, ये आपको कौन से अधिकार देता है? तो आप एक अधिकार जानते होंगे, आर्टिकल 14 से लेकर आपको 18 तक दिया होता है, समानता का अधिकार या समता का अधिकार। ठीक, और उसी में आर्टिकल 15 देखिएगा, तो आर्टिकल 15 में साफ साफ दिया है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है। ठीक, उनको प्रतिषेध नहीं किया जाएगा, रोका नहीं जाएगा उनके आपको लिंग या उनके जाति या उनके रंग हुआ या उनके धर्म हुआ, स्थान हुआ, इसके देखते हुए। ठीक, तो इसके 10 के आंसर क्या हो जाएगा, 10 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है
कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे माना जाता है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे माना जाता है ये आपको बताना है। तो भारतीय संविधान के जनक रूप में माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किससे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ये याद रखिएगा, बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये आपको कौन थे? तो ये याद रखिएगा, ये हमारा जो प्रारूप समिति था या ड्राफ्टिंग कमेटी संविधान का, उसके अध्यक्ष थे, जिसके सदस्यों की संख्या 7 थी, उसमें ये अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये ध्यान में रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और ये सिवान जिला जो है बिहार के, वहाँ से बिलोंग करते थे। और ये संविधान सभा के कौन थे? ये आपको अस्थायी सदस्य भी थे। अगर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछे, 2 दिन के लिए ही मात्र बने थे, वो थे आपको सच्चिदानंद सिन्हा, वो भी बिहार के ही थे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। भारतीय संघीय संरचना ने किसके दौरान एक एकात्मक चरित्र का अधिकरण किया था? इसकी अपना एकात्मक चरित्र ये अधिकरण कर लिया जाता है आपको संविधान द्वारा, ठीक। या भारत की संघीय संरचना ये आपको बताना है किसके द्वारा? केंद्र द्वारा गवर्नर्स की नियुक्ति में इसकी आपको जो राज्यपाल की नियुक्ति किए जाते हैं वो राज्य में उसके द्वारा, या नए राज्य के गठन की संसद की शक्ति, या आपातकाल द्वारा, ये उपयुक्त में से सभी। बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, इसके आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। एकात्मक कहने का मतलब कि एकात्मक रूप आपको जो आपको संघीय है संरचना उससे आपको एकात्मक रूप धारण कर लेता है, या एकात्मक की ये विशेषता में भी डालकर क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें से कौन से भारतीय संविधान के एकात्मक की विशेषता है। तो आप जानते हैं कि जो गवर्नर की नियुक्त किया जाता है राज्यपाल, वो आपको राष्ट्रपति ही करते हैं अलग अलग राज्यों में, और वो राष्ट्रपति के प्रति ही जवाबदेही होता है, ठीक। और नए राज्यों का गठन भी करने में संसद की शक्ति ज्यादा है, तो वो भी एक एकात्मक स्वरूप हो जाएगा। और आपातकाल के समय तो पूरे तरह से एकात्मक हो जाता है राष्ट्रीय आपातकाल के समय, ये आपको जो संघीय प्रकृति है जो भारत में, ठीक। तो 12 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती है? बहुत बीबीआई क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। जो भारत में अवशिष्ट संख्या, देखिए 3 शक्तियां, आपको 3 शक्तियां होती है ना, जैसे कि संघ सूची में आपको संघ वाला सूची का आपको दिया हुआ है केंद्र सरकार को, राज्य सूची में आप जो है राज्य सरकार को दिया गया शक्ति कि उस पर कानून बना सकते हैं, और समवर्ती सूची जिससे केंद्र और राज्य दोनों आपको कानून बना सकते हैं, ठीक। ये 3 सूची दिया हुआ है। बाकी भी बहुत से कानून होते हैं जो समय समय पर आपको आते जाते हैं, ठीक, इंट्रोड्यूस होते हैं। वो जो आपको होते हैं जो बच जाते हैं इन तीनों से, उसे अपशिष्ट शक्तियां कहा जाता है। और अपशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती है? तो वो आपको केंद्र सरकार को दे दिया गया है। किसको दे दिया गया है? केंद्र सरकार को। और जब हमारा संविधान नहीं बना था, जब हम लोग अंग्रेजों के आपको मतलब कॉलोनी थे, तो उस समय वो आपको जो गवर्नर होते थे या वायसराय होते थे उन लोगों को दे दिया जाता था अपशिष्ट शक्तियां, ठीक। तो ये केंद्र सरकार को अपशिष्ट शक्तियां दे दिया। जैसे साइबर कानून जो भी आता है वो अपशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता था, ठीक। तो ये सब जो आपको है, ये आपको किसको? केंद्र सरकार को दे दिया जाता है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? केंद्र सरकार हो जाएगा। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार को दे दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपको देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है कि मूल अधिकारों को किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसे निलंबित किया जा सकता है आपातकाल की स्थिति में। तो किसके द्वारा? तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपातकाल लगाते हैं इसकी राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है कुछ फंडामेंटल राइट। लेकिन कभी भी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये जो फंडामेंटल 2 राइट है, ये कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ये भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक उच्च न्यायालय के निवृत्त इसकी रिटायर न्यायाधीश को किसका अभ्यास करने की अनुमति नहीं है? मान लीजिए कोई उच्च न्यायालय है, वहां से कोई रिटायर किए गए जज हैं, तो उनको क्या है, अभ्यास करने की अनुमति कहाँ नहीं होगी? मीन्स वो कहाँ नहीं जॉब जाकर कर सकते हैं या अभ्यास अपना नहीं कर सकते, वो कहाँ पर? मीन्स की ये पूछ रहा है कि नहीं है, अभ्यास करने की उनको अनुमति नहीं है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो जज भी होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट का हुआ या हाई कोर्ट का हुआ, मान लीजिए कि पटना हाई कोर्ट के जज रिटायर हुए और वो पटना हाई कोर्ट में ही आपको चले गए कोई भी प्रैक्टिस करने के लिए, तो फिर तो वहाँ पर ये हो जाएगा ना कि वो अपने वहाँ पर जान पहचान के जो भी पक्ष में होंगे वैसा आपको काम कर सकते हैं, ठीक। या आपको वो जान रहे हैं कि हम यहाँ पर आपको कर सकते हैं, पहले से ही वो जान रहे हैं कि हम पटना हाई कोर्ट के जज बने हैं और यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस करना है, तो भले ही आपको पास्ट में ही वैसा निर्णय कुछ दे सकते हैं जो कि पक्ष विपक्ष का आपको जो विपक्ष में दे सकते हैं, पक्ष वाला चीज का। तो ऐसे मतलब कहने का मतलब कि सही को गलत किया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कोई भी उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश होते हैं, वो जब सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, जहां से वो रिटायर होते हैं वहां पर वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो उच्च न्यायालय को छोड़कर जहां से वे सेवानिवृत्त होते हैं, बाकी सभी जगह वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, इसके नीचे भी ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये क्वेश्चन था कि कहाँ नहीं कर सकते, तो 15 के आंसर क्या हो जाएगा? डी, जिस आपको उच्च न्यायालय से वो रिटायर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि संसद के सदस्य उनकी सदस्यता खो सकते हैं यदि वो सदन से लगातार दिन तक अनुपस्थित रहते हैं। मान लीजिए कोई संसद के सदस्य, ये लोकसभा हुआ या राज्यसभा दोनों, क्योंकि संसद में 3 आपको शामिल होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा
अगर सदन बोले तो लोकसभा राज्यसभा सदन हो जाएगा, लोकसभा निम्न सदन, राज्यसभा उच्च सदन, राज्यसभा स्थायी सदन, लोकसभा अस्थायी सदन। लेकिन अगर सिर्फ संसद बोले तो उसमें राष्ट्रपति भी शामिल हो जाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक, तो यहाँ पर आपको सदस्यता खो सकते हैं संसद के सदस्य जब लगातार वो 60 दिन तक अनुपस्थित रहते हैं, तो लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहते हैं। तो ठीक, और संसद की 2 बैठक होना चाहिए, कम से कम 1 साल में 2 बैठक भी होना चाहिए, या 2 बैठकों के बीच कम से मैक्सिमम 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। ये भी सब बात याद रखिएगा, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस वर्ष में अल्पसंख्यक के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है, तो किस वर्ष आपको जो गठन किया गया था अल्पसंख्यक आयोग का, ये ध्यान में रखिएगा, अल्पसंख्यक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। ये 1992 में किया गया था, ये ध्यान में रखिएगा, 1992 में एक अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को कानूनी, सार्वजनिक और संवैधानिक महत्व के मामले पर किस अनुच्छेद के आधार पर सलाह देता है? ये आपसे क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत के सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को कानूनी, सार्वजनिक या संवैधानिक महत्व के मामले पर किस अनुच्छेद के आधार पर सलाह देता है? मतलब कि सलाह मांग सकते हैं आपको सुप्रीम कोर्ट से भी, कौन? तो राष्ट्रपति। ठीक, और वो सलाह मानने के लिए विवश नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट भी सलाह देने के लिए विवश नहीं है। ये आपको प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 143 के तहत, ये ध्यान में रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को कानूनी बात पर सलाह दे सकता है या संवैधानिक महत्व के विषय पर, यह आर्टिकल 143 में, ये ध्यान में रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अस्पृश्यता किसे कहा जाता है? छुआछूत जिसे बोला जाता है। तो संविधान का आर्टिकल 17 देखिएगा, इसमें दिया है अस्पृश्यता का उन्मूलन, इसकी छुआछूत का उन्मूलन के बारे में दिया हुआ है। ठीक, तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ये आपको बताना है किस अनुच्छेद के तहत। ठीक, तो देखिए महाभियोग जो लगाया जाता है भारत के राष्ट्रपति पर, वो आर्टिकल 61 के तहत लगा सकते हैं, और ये कौन लगा सकता है? ये संसद लगा सकता है। ठीक, संसद के सदस्य, ये आर्टिकल 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक, तो 20 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, उनको हटाने के लिए महाभियोग जो लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होना चाहिए? मान लीजिए राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं, एक बात ध्यान में रखिएगा, जो भी राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं उनका प्रत्यक्ष आपको निर्वाचन नहीं होता है, जैसे कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। जैसे 18 वर्ष से जो भी लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम होता है, वो अपने क्षेत्र के लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं। ठीक, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए बिहार में 16 लाख राज्यसभा का सीट है, तो ये कौन चुनेंगे? तो ये जो बिहार में जो विधानसभा होते हैं ना, जो अलग अलग राज्यों में विधानसभा है, मान लीजिए बिहार में कोई विधानसभा है, वो विधानसभा के जो 243 सदस्य होते हैं उन्हीं द्वारा ये 16 चुना जाता है। तो इसमें से जो जिनका पार्टी का ज्यादा सदस्य होंगे वो ज्यादा राज्यसभा में सदस्यों की संख्या चुनकर भेजते हैं, और जिनका कम होते हैं वो कम भेजते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको जो भेजा जाता है वो आपको विधानसभा के सदस्य, लेकिन ये किस प्रकार के वोटिंग कराया जाता है? तो यहाँ पर ओपन वोटिंग कराया जाता है, साफ दिखाई देगा कि कौन किस में चुन रहा है। मान लीजिए हम है बीजेपी से, मान लीजिए यहाँ पर हाइपोथेटिकली हम बीजेपी से हैं, और आपको आप मान लीजिए आरजेडी से। ठीक, तो हमको चुनना है, आपको मान लीजिए ए सदस्य है, आरजेडी ने ए सदस्य को खड़ा किया है, और हम क्या किए कि आरजेडी के ही बीजेपी के सदस्य आरजेडी में ही आपको जाके इनको ही वोट डाल दिए। तो ये आपको ओपन होता है, जब पता चलेगा कि ये सदस्य इनको वोट डाल दिए तो देखा जाता है कि बीजेपी के सदस्य को क्या हो जाती है, उनकी सदस्यता छीन जाती है और उनको हटा दिया जाता है उस पार्टी से। ठीक, आप देखे होंगे बहुत अभी आप देखे होंगे बहुत से, शरद पवार को ही ले लीजिए एग्जाम्पल में, अभी फिलहाल जो हुआ था। तो ये आपको जो होता है ये आपको ओपन वोटिंग के माध्यम से ही पता चल पाता है, और ओपन वोटिंग ही होता है राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए। ठीक, तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? जो लोक लेखा समिति है अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है, ये आपको बताना है। लोक लेखा समिति, तो ये आपको बहुत इजी क्वेश्चन भी आप बोल सकते हैं, या बहुत हार्ड क्वेश्चन भी अगर आप डायरेक्ट पता होगा तो। ये लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो होती है लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है, और ज़्यादातर देखिएगा रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को ही जो आपको सौंपा जाता है, और ये जाकर आपको राष्ट्रपति के पटल पर रखते हैं। इसकी आपको अलग अलग जो सदन है उसके पटल पर भी रखवाते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये आंसर हो जाएगा आपको 22 के आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 23 कि भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन कहने का मतलब पंचायती राज व्यवस्था। पूरे विश्व में एक भारत ही ऐसा आपको है देश जहां पर 3 टायर वाला जो है ये आपको सिस्टम गवर्नमेंट का बनाया गया है। इसकी केंद्र स्तर पर आपको संसद आपको मिलेगा, इसकी आपको जो केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार मिलेगा। ठीक, और आपको स्थानीय स्तर पर ग्राम स्तर पर आपको पंचायती राज व्यवस्था पे मिलेंगे। ठीक, और शहर के लिए नगर पालिका वाला व्यवस्था। तो ये जो स्थानीय स्वशासन के जनक बोला जाता था भारत में, ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन, ये ध्यान में रखिएगा, 1882 का जो इनका एक्ट आया था उसी को ध्यान में रखते हुए। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? देखिएगा संयुक्त बैठक का प्रावधान है आर्टिकल 108 में, आप देखिएगा
तो संयुक्त बैठक होती है, जो संयुक्त बैठक में इसकी लोकसभा के भी सदस्य को और राज्यसभा के भी सदस्य को बुला लिया जाता है और एक साथ बैठक किया जाता है। ये किसके लिए किया जाता है, किस आखिर क्यों, क्या कारण है कि यह संयुक्त बैठक किया जाता है? ऑप्शन सारा देख लीजिए तभी क्वेश्चन लगाइएगा। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, संयुक्त बैठक का प्रावधान आपको कोई भी साधारण विधेयक पर मतभेद हो जाता है दोनों सदनों में, तो उसी पर बुलाया जाता है संयुक्त बैठक। ये ध्यान में रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपको। ये ना तो संविधान संशोधन विधेयक पर आपको गतिरोध होता है तो बुलाया जाता है, ना ही आपको वित्त विधेयक पर, ना ही धन विधेयक पर, ऐसे विधेयक पर कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाता है। कभी भी साधारण विधेयक पर ही आपको संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय प्रावधान है? दल बदलू कानून जो बोला जाता है, ये कौन सी आपको अनुसूची में दिया हुआ है? ये देखिएगा, तो ये हमारे संविधान में 52वां जो संविधान संशोधन किया गया था राजीव गांधी उसका राज्य था उस समय, और ये 1985 में प्रावधान किया गया था। ठीक, तो उस समय आप देखिएगा तो दल बदलू कानून को जोड़ा गया था और ये हमारे 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। संविधान के कौन सा अनुसूची? 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। तो 25 का आंसर ए हो जाएगा। अब चलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। इससे पहले आप जरूर बताइएगा कि ये टोटल 25 क्वेश्चन मैंने कराया हूं, और इससे पहले जो सेट 1 लिया था उसमें भी मैंने 25 क्वेश्चन कराया था, लेकिन उसमें से 5 प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन कराया था। तो टोटल मैं 500 से 600 क्वेश्चन कराऊंगा। 500 क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा आपको मेरे तरफ से, और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो अलग से मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। वो भी लगभग 200 से 250 क्वेश्चन हो जाएगा अभी तक जो दरोगा का एग्जाम हुआ है। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ऐसे अगर आप सीरीज लगातार देखेंगे तो, और एक भी क्वेश्चन संविधान साहब से नहीं छूटने वाला है। धीरे धीरे मैं आपको क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाते चलूंगा। यहाँ पर देखिए, बिहार दरोगा का जो आपको 23/4/2008 को एग्जाम हुआ था उसका 5 क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर का करा चुका हूं। बाकी बचे हुए क्वेश्चन भी मैं आपको करा देता हूं। देखिए, क्वेश्चन ये आया था कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा हुआ था। तो ग्राम पंचायत के सदस्य की आपको चुनाव लड़ना चाहता है सदस्यता के लिए, तो उसकी कितनी उम्र होनी चाहिए? ये सभी लोगों को पता होना चाहिए कि उसकी उम्र जो होनी चाहिए न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और उससे ऊपर होना चाहिए। ठीक, 21 वर्ष ऊपर, न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए, तभी वो ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए चुनाव लड़ सकता है। ठीक, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी भी व्यक्ति को वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन उसका वोटर लिस्ट में नाम भी होना चाहिए। क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितना? तो 35 वर्ष चाहिए न्यूनतम। उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए न्यूनतम। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष चाहिए। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष चाहिए। और विधान परिषद के जो राज्यों में होते हैं, 6 राज्यों में अभी विधान परिषद है, उसके सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा हुआ था प्रीवियस ईयर में, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु। देखिए क्वेश्चन पूछ दिया कितना सीमा है, तो राज्यसभा के सदस्य आपको बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है ये आपको कितनी होनी चाहिए? तो ये राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा मैंने पहले ही बताया आपको 30 वर्ष। 30 वर्ष राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए भी, और राज्य में जो विधान परिषद है, 6 ही राज्यों में विधान परिषद है, जैसे बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, कर्नाटक हुआ, तेलंगाना हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ और महाराष्ट्र हुआ। ऐसे 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद मौजूद है, उसके भी सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होने चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकता है। यहाँ पर देखिए, भारत के राष्ट्रपति को आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लाकर हटाया जा सकता है। तो ये कौन हटा सकता है? तो ये संसद के सदस्य। संसद में आपको कौन कौन आ जाएंगे? लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, ये आपको जो सदन होता है लोकसभा राज्यसभा, उसके सदस्य आपको महाभियोग लगाकर आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? तो अनुच्छेद 370 के तहत किसे विशेष प्रावधान दिया गया था? अब तो इसे खत्म कर दिया गया है, तो अब सभी लोगों को पता है कि जम्मू कश्मीर को। ठीक, अब तो जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है, एक लद्दाख है और एक जम्मू कश्मीर है केंद्र शासित राज्य, जहाँ पर विधानसभा भी है। टोटल मैंने क्वेश्चन करा रखा है आपको, और ये कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। इसका पार्ट 1 जो सेट 1 हुआ था उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, और रिवीजन भी आप लोग करते रहिएगा। हर सब्जेक्ट से मैं 500 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, जहां से क्वेश्चन आपको 10 से ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। और चिंता मत कीजिएगा, करंट अफेयर का भी मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा। बीच में मुझे कोविड-19 हो गया था, आप सभी लोगों को पता है, तो कोविड-19 के चलते गला में इन्फेक्शन हो गया था, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा था। और लेकिन अब धीरे धीरे वो रिकवरी हो रहा है, तो धीरे धीरे मैं आपको सभी चीज़ करा दूंगा। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी मन में डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपना स्कोर जरूर बताइएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।